हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है ट्रैक्स, जो कि साल 2013 में रिलीज हुई। ये एक सच्ची कहानी है जी। तो ये कहानी है सन 1957 की, जिसमें एक लड़की ने ऐसा काम किया जिसे देख पूरी दुनिया उसे सलाम करती है। आइए जानते हैं कि इस लड़की ने ऐसा क्या किया। ये जगह है सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया की, जहाँ पर हमें रॉबिन नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो ट्रेन से एलेक्स स्प्रिंग आती है और उसके साथ उसका पेट डॉग भी है। वो बताती है कि वो एक सफर तय करने वाली है, जो सफर है डेजर्ट का, जो एलेक्स स्प्रिंग से लेकर इंडियन ओशन तक का है, जिसका डिस्टेंस है 2000 मील यानी कि 3218 मीटर। अब मूवी की शुरुआत होती है, जिसके फर्स्ट सीन में हम रॉबिन को होटल में ठहरे देखते हैं, जो कि कुछ दिन वहीं गुजारती है। लेकिन कुछ दिन बाद वो एक कैमल फार्म जाती है और फार्म के मालिक से 2 कैमल मांगती है, और वो उसे मना कर देता है क्योंकि उन्हें रॉबिन का ये आइडिया बिल्कुल अच्छा ना लगा था। लेकिन फिर वो उसे एक ऑफर देता है कि अगर वो मेरे कैमल फार्म में 8 महीने फ्री में काम करे तो वो उसे कैमल्स मिल सकते हैं, और वो उसे कैमल्स को पालने के लिए ट्रेनिंग भी देगा ताकि वो उसे ठीक से पाल सके। रॉबिन उसकी बात पर मुत्तफिक हो जाती है क्योंकि उसे ये ऑफर अच्छी लगती है। आखिर में वो आदमी उससे पूछता है कि वो कैमल्स का क्या करेगी, जिस पर रॉबिन उसे बताती है कि वो पैदल डेजर्ट पार करना चाहती है। वो ताज्जुब से उसे देखने लगता है कि एक अकेली लड़की कैसे इतना लंबा और मुश्किल सफर तय कर पाएगी। वो रॉबिन से कहता है कि तुम अपनी जान खतरे में डाल रही हो, ये सफर बहुत खतरनाक है। जिस पर रॉबिन उसे बताती है कि मेरे डैड ने कालाहारी को 1935 में पार किया था, जिसके बाद उनका ख्वाब था कि वो ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट को इंडियन ओशन तक का पैदल सफर करेंगे। लेकिन उनका ये ख्वाब मैं पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि मेरे डैड अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं एक निडर लड़की हूँ, इसलिए मैं ये कर सकती हूँ और करके ही रहूंगी। हम देखते हैं कि ये लड़की अपना ये ख्वाब पूरा करती है या कि नहीं। फार्म में काम करना स्टार्ट कर देती है, अपने रहने के लिए फार्म में ही टेंट लगाती है, और वो आदमी उसे अपने तमाम कैमल्स से मिलवाता है, और आज से ही उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। वो आदमी उसे हर सिचुएशन में कैमल को कंट्रोल करना सिखाता है। अपन बहुत जल्द ही ये सब कुछ सीख जाती है। इससे फार्म पर टूरिस्ट भी आते हैं ऊँटों की सवारी के लिए। ये सब जिम्मेदारी अब रॉबिन की ही थी। इसी तरह काफी वक्त बीत जाता है और वो आदमी उसे कहता है कि रॉबिन अपने जूते उतार कर रखे ताकि उसके पैर रेगिस्तान में चलने के लिए तैयार हो जाएं और वो अपना ये इतना लंबा सफर आसानी से तय कर पाए। इसी तरह 8 महीने गुजर जाते हैं। टाइम पूरा होने पर वादे के मुताबिक उस आदमी को 2 ऊँट रॉबिन को देने होते हैं, लेकिन वो अपने वादे से मुकर जाता है और उसे बगैर ऊँट दिए ही भगा देता है। रॉबिन गुस्से से वहाँ से सर्दन एरिया की तरफ अपना सामान उठाए चल पड़ती है, जहाँ पर उसे एक पुराना सा घर दिखता है, जहां वो अपने डॉग के साथ रुकती है। उसे वहां से कुछ फासले पर एक और फार्म नजर आता है, जिसका मालिक सलाई नाम का था। वो उसके पास जाती है। वो रॉबिन से कहता है कि वो अकेले 2000 मील का सफर कैसे तय कर पाएगी। लड़की लगता है तुम्हें अपनी जान की कोई फिक्र नहीं, लेकिन वो उसकी मदद के लिए भी राजी हो जाता है। सलाई उसे कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ 1 ऊँट ही दे सकता हूँ, के बदले तुम्हें सिर्फ 1 महीना काम करना पड़ेगा मेरे फार्म पर। ये मान जाती है और उसके साथ काम करने लगती है। सलाई रॉबिन को अपने कैमल्स के साथ घुमाने के लिए ले जाता है। रॉबिन बहुत इंजॉय करती है। देखते ही देखते ये 1 महीना भी खत्म हो जाता है। इसके बदले सलाई रॉबिन को एक कैमल दे देता है, जैसा कि उसने रॉबिन से वादा किया हुआ था। अब रॉबिन के पास सिर्फ 1 ही ऊँट था, जो कि उसके इस तवील सफर के लिए काफी नहीं था, लेकिन उसे फिलहाल इसी से काम चलाना था। अगले सीन में हम रॉबिन के कुछ दोस्तों को देखते हैं जो रॉबिन से मिलने यहाँ आते हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होती है क्योंकि वो पूरे 1 साल बाद किसी अपने से मिली थी। इनमें एक कोविद नाम का आदमी है, जो कि नेशनल जियोग्राफिक फोटोग्राफर था। डैनी उसे समझाती है कि तुम अपने हाइट को शॉर्ट भी कर सकती हो, तुम्हें इतनी दूर जाने की कोई जरूरत नहीं है। पर रॉबिन इन सब की बातें सुनकर उकता जाती है और बाहर आ जाती है। दूसरे दिन जब वो सब वहाँ से जा रहे होते हैं तो कोविद रॉबिन की एक तस्वीर क्लिक करता है और तस्वीर वहाँ पर छोड़ देता है। उसके पीछे एक नोट था कि अगर तुम्हें किसी की मदद की जरूरत हो तो मुझे वाशिंगटन डीसी नेशनल जियोग्राफिक के हेडक्वार्टर में राब्ता कर सकती है। अगले दिन वहाँ पर सलाई आता है और रॉबिन को बताता है कि ये तुम्हारा ऊँट प्रेग्नेंट है, जिस पर रॉबिन फैसला करती है कि वो ऊँट के बच्चे के जन्म के बाद ही अपना सफर स्टार्ट करेगी। अगले सीन में हम देखते हैं कि रॉबिन को पता चलता है कि उसने जहां पहले फार्म पर काम किया था, उस मालिक ने वो फार्म बेच दिया। रॉबिन वहां जाती है और नए मालिक से कहती है कि मुझे 1 ऊँट चाहिए। पहले मालिक से मेरी बात 2 ऊँट की हुई थी, लेकिन फार्म का नया मालिक उसकी कोई बात नहीं सुनता। वहाँ
पर एक ऊँट अनकंट्रोल हो जाता है। रॉबिन ये देख उस ऊँट को संभाल लेती है। फार्म का मालिक ये देखकर खुश हो जाता है और उसे 2 ऊँट दे देता है। रात को रॉबिन कोविद को लेटर लिखती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन मेरे इस ट्रिप को स्पॉन्सर करेगा। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि उस फीमेल ऊँट ने एक बच्चे को जन्म दिया। रॉबिन को नेशनल जियोग्राफिक मैगजीन का जवाबी लेटर मिलता है। वो रॉबिन के ट्रिप को स्पॉन्सर करने को तैयार थे और उनकी एक शर्त थी, वो चाहते थे कि इस ट्रिप की डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए कोविद भी साथ जाए। इस बात को लेकर रॉबिन कुछ परेशान हो जाती है। नेक्स्ट डे रॉबिन की सिस्टर रॉबिन से मिलने आती है। वो रॉबिन को सफर का जरूरी सामान देने आए थे। तब सलाई रॉबिन को एक गन गिफ्ट करता है और ताकीद करता है कि अगर सफर में कोई जंगली ऊँट आ जाए तो तुम उसे मार देना। अब रॉबिन फाइनली अपने ट्रिप का आगाज करती है। वो अपने कैमल्स और डॉग के साथ सफर शुरू कर देती है और कोविद मैगजीन के लिए उसकी फोटोज क्लिक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें अगले डेस्टिनेशन पर मिलूंगा। अब उसका सफर शुरू होता है और उसे अकेले ही इस तपते रेगिस्तान को पार करना था। इसी तरह 29 दिन बीत जाते हैं। वो पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके फेस पर अब दाग नजर आ रहे हैं। जब वो नेशनल पार्क में जाती है तो पार्क के गार्ड उसको अंदर जाने से मना कर देते हैं क्योंकि वहाँ जानवरों का जाना अलाउ नहीं था। इसलिए वो बाहर ही अपना टेंट लगा लेती है और तभी वहाँ पर कोविद भी आता है और उसकी फोटोज लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन चेक करने पर उसे पता चलता है कि फोटोज तो ठीक नहीं आई। इसलिए वो अगले दिन फिर से रॉबिन के पास आता है। तभी वहाँ पर रेतला तूफान आता है। रॉबिन का सारा सामान खो जाता है। कोविद उसकी कोई मदद नहीं करता बल्कि फोटोज ही लेता जाता है, जिससे रॉबिन को बहुत गुस्सा आता है। सब सामान समेटने के बाद वो वहाँ से जाने लगती है तो कोविद को महसूस होता है कि उसने ये गलत किया। उसे रॉबिन की हेल्प करनी चाहिए थी। वो रॉबिन से माफी मांगता है। फिर वो वहाँ से आगे के सफर के लिए निकल जाती है। कोविद उसे कहता है कि अब वो उसे तस्मांजा विलेज में मिलेगा। कुछ दिनों के सफर के बाद वो तस्मांजा विलेज में पहुँच जाती है। वहाँ ऑस्ट्रेलियन लोग रहते थे। वहाँ कोविद उसे देखकर काफी खुश होता है। वो वहाँ के रिहायशी लोगों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड करती है और फिर रात वहीं पर गुजारकर अगले दिन आगे के सफर के लिए निकलती है। वो एक जगह रुककर खाना खाने लगती है कि तभी उसे 3 जंगली ऊँट भागते हुए दिखाई देते हैं। जैसा कि सलाई ने उसे बताया था, वो फौरन गन तान लेती है और इन तीनों को शूट कर देती है। फिर वो वहाँ से आगे का सफर शुरू कर देती है। हम देखते हैं कि जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे, तेज धूप और गर्मी से रॉबिन का चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। तभी रास्ते में उसे एक जगह पानी बहता हुआ दिखाई देता है। रॉबिन वहाँ पर अपने कैमल्स को पानी पिलाती है और खुद भी फ्रेश हो जाती है। वहाँ पर उसे कुछ तस्मानिया लोग मिलते हैं। वो उनसे बातचीत करती है। एक आदमी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर रॉबिन कहती है कि वो वेस्टर्न ओशन जा रही है। ये सुनकर वो सब हैरान हो जाते हैं कि एक अकेली लड़की इतना लंबा सफर कैसे तय कर पाएगी। तस्मानवी लोग उसे अपने ग्रुप में से एडी नाम का आदमी उसके साथ भेज देते हैं क्योंकि उसे रास्तों के बारे में अच्छे से मालूम था। वो उसे शॉर्ट रास्तों से आगे ले जा सकता था। इसी तरह 84 दिन गुजर जाते हैं। रॉबिन और एडी एक दूसरे से गप्पे मारते हुए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि एडी को भी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी और रॉबिन को उसकी जबान थोड़ी बहुत समझ आती थी, इसलिए वो एक दूसरे की बात समझ रहे थे। रॉबिन एडी को अपने साथ सफर करने का कहती है कि अगर आप चाहो तो आप मेरे साथ चल सकते हो, जिस पर एडी मना कर देता है और कहता है कि मेरे तो जूते भी फट गए हैं। तो रॉबिन उसे ट्रैवलर के जूते देती है और आगे चलने का कहती है तो वो मान जाता है। रॉबिन अपनी बंदूक एडी को देती है क्योंकि उसे बंदूक चलाना बहुत पसंद था। रास्ते में इन्हें कुछ सयाह मिलते हैं जो उनकी फोटोज लेना चाह रहे थे, लेकिन रॉबिन उन्हें इग्नोर करते हुए आगे निकल जाती है। रॉबिन अब मशहूर होती जा रही थी और उसे एडी का साथ अच्छा लगने लगा था। कुछ गपियों में अपना सफर एंजॉय कर रही थी। रॉबिन को कुछ पत्ते खिलाता है जो न्यूट्रिशन का काम करते हैं। कुछ दिनों बाद कोविद फिर से रॉबिन से मिलता है और उसकी फोटोज लेता है और एक बंदूक उसे देता है जो उसने एडी के लिए गिफ्ट मंगवाया था। बंदूक पाकर एडी बहुत खुश होता है। रॉबिन की हालत काफी खराब हो चुकी है। कोविद उसे पूछता है कि क्या वो आगे का सफर करेगी, तो हाँ में सर हिलाती है। कोविद रॉबिन से प्यार करने लगा था। उसे उसकी फिक्र हो रही थी। रॉबिन से कहता है कि मैं पानी रख देता हूँ तुम्हारे लिए। फिर रॉबिन से इजाजत लेकर चला जाता है। उसका सफर यहीं तक था, लेकिन रॉबिन का सफर अभी काफी लंबा था। उसे इस रेगिस्तान में 124 दिन हो गए थे। रॉबिन के पास अब पानी भी खत्म हो चुका था और तपती धूप में उसके सारे जिस्म पर छाले पड़ गए थे। एक दिन रॉबिन एक घर के सामने पहुंचती है जहां पर एक बूढ़ा कपल रहता था। तो रॉबिन को देख हैरान हो जाते हैं। वो रॉबिन को अपने साथ खाना खिलाते हैं और वो बूढ़ी औरत रॉबिन को खुद नहलाती है। रॉबिन खुद को बहुत फ्रेश महसूस करती है और रात इन्हीं के घर रुक जाती है। सुबह जाने से पहले वो कपल रॉबिन को एक मैप देता है और बताते हैं कि अगर वो इस मैप को फॉलो करेगी तो वह लूना जल्द पहुँच जाएगी। चलते चलते रात हो जाती है। रात वो
ऐसे ही रेगिस्तान में गुजार लेती है। उसे अपने डैड के ख्यालात आते हैं और उसे आगे के सफर के लिए हिम्मत करने का कह रहे होते हैं। वो बहुत अफसुर्दा सी हो जाती है। रास्ते में उसे एक मरा हुआ जानवर नजर आता है। पहले तो वो उसे खाने का सोचती है, लेकिन तभी उसे एडी की बात याद आ जाती है कि ऐसे मरे हुए जानवर को खाने से उसकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए वो उसे बगैर खाए ही वापस चली जाती है। लेकिन उसका डॉग बहुत भूखा था। वो उस मरे हुए जानवर को खा लेता है, इसलिए उसे फूड पॉइजनिंग हो जाती है और वो तड़पने लगता है। रॉबिन उसे तड़पता हुआ नहीं देख पाती और उसे शूट कर देती है और जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि उसे अपने डॉग से बहुत लगाव था। उसने बचपन में भी अपना एक डॉग खो दिया था। ऐसा अब उसके साथ दूसरी बार हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि आज उसे इस रेगिस्तान में 157 दिन हो चुके हैं और रॉबिन जिस्मानी तौर पर बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। इतने लंबे सफर में कोई उसे मिला भी नहीं और ना उसने किसी से बात की है। इस वजह से उसकी दिमागी हालत भी कुछ ठीक नहीं है। तभी उसके पास बहुत सारी गाड़ियां आती हैं जो कि न्यूज चैनल वालों की थी, तो रॉबिन का इंटरव्यू लेने आए थे। लेकिन रॉबिन उन्हें देखकर घबरा जाती है और एक झाड़ी के पीछे छुप जाती है। कोविद उसे सहारा देता है और उसे उसके डॉग के बारे में पूछता है तो वो रोने लगती है। कोविद उसे अपने साथ लगाकर दिलासा देता है। रॉबिन कोविद को डॉग के बारे में बताती है। रॉबिन का दिमाग अब बिल्कुल काम करना छोड़ गया था। वो कोविद से कहती है कि मैं डॉग के जाने के बाद बहुत अकेली हो गई हूँ, मुझे अब इस ट्रिप से कोई मतलब नहीं। कोविद उसे हौसला देता है और वो अपने डॉग को बहुत मिस कर रही थी। वो कोविद से कहती है मैं अपना सफर यहीं पर खत्म करना चाहती हूँ। तो कोविद उसे कहता है कि तुमने अपना ये सफर अपने डैड के लिए करने का फैसला किया था, तुम ऐसे ही इसे नहीं छोड़ सकती। वो उसकी बहुत हिम्मत बंधाता है और उसे अपना सफर कंप्लीट करने का कहता है। रॉबिन कोविद की बात मान जाती है और कोविद को उन न्यूज चैनल वालों को रोकने का कहती है, क्योंकि वो किसी से भी बात नहीं करना चाह रही थी। रॉबिन अपने सफर पर निकल जाती है। आज उसे 195 दिन पूरे हो गए थे और हम देखते हैं कि रॉबिन इंडियन ओशन तक पहुंच जाती है, जो कि इस सफर का एहतमाम था। रॉबिन इस नजारे से बहुत खुश होती है और कोविद भी वहीं उसका इंतजार कर रहा था। उसे देख वो काफी खुश होता है। फिर रॉबिन वहां तैरने लगती है। जी तो दोस्तों, ये वो रॉबिन नहीं जिसे हमने शुरू में देखा था। अब इसमें बहुत ही हिम्मत आ चुकी है। वो अब कोई भी नामुमकिन काम मुमकिन बना सकती है। लास्ट में मैं बस यही कहूंगी कि सपने वो नहीं जो सोने के टाइम आए, सपने तो वो होते हैं जो सोने ही ना दें। कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। मेरी आज की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसी ही जबरदस्त एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।